हाय गाइस, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय फर्स्ट को। स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित है। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? स्थिर आवेशों के अध्ययन को अपन स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। उन्हें अपन स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी को समझने से पहले अपन को आवेश को समझना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है। तो आवेश एक प्रकार का गुण होता है किसी भी वस्तु के अंदर जिसके कारण स्थिर वैद्युत बल लगता है। यदि किसी वस्तु को अगर मुक्त रूप से अपन छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरती है। इसमें वस्तु के अंदर द्रव्यमान है और द्रव्यमान के कारण इस पर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक इसी तरह से किसी भी वस्तु पे आवेश नाम का भी एक गुण होता है और उस आवेश नाम के गुण के कारण वस्तु पर स्थिर वैद्युत बल लगता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे एक प्लास्टिक की स्केल है और इसको जब भी अपन किसी बाल से रगड़ के जब इसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाया जाता है तो ये आपसे कागज के छोटे से टुकड़े जो है वो इस स्केल की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल लग रहा है जो स्केल इन कागज के छोटे टुकड़ों पर लगाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो स्थिर वैद्युत बल के लिए उत्तरदायी होता है उसे अपन आवेश कहते हैं। तो आवेश पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है जो स्थिर वैद्युत बल के लिए उत्तरदायी है। यानी जिस तरह से द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ठीक इसी तरह से आवेश के कारण स्थिर वैद्युत बल लगता है। स्थिर वैद्युत बल तथा इनका जो अध्ययन होता है आवेश का उसको अपन स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के दैनिक जीवन में कई अनुप्रयोग है। जैसे भूकंप लेखी जो मशीन होती है जिसमें भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है उसमें भी स्थिर वैद्युतिकी पर ही आधारित होता है। इसके अलावा अपन देखते हैं जैसे कंप्यूटर प्रिंटर है या फिर फोटोकॉपी की जो मशीन है वो भी स्थिर वैद्युतिकी पर ही आधारित है। इसके अलावा स्थिर विद्युत स्मृति जैसे मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई मेमोरी बनानी है अपन को तो उसके लिए भी इसको यूज में लिया जा सकता है। अब आवेश कहाँ से आता है? तो किसी भी परमाणु के अंदर आवेश जो है वो कहाँ से आता है? तो जब भी अपन परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और इसके चारों ओर इस प्रकार से वर्ताकार कक्षाएं बनी होती है और इन वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर वाली जो ये कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दूरी ज्यादा होने के कारण लूजली बंधे हुए होते हैं। मतलब इनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल जो होता है वो काफी कम होता है। इस कारण जब भी किसी परमाणु को अगर ऊर्जा मिल जाती है तो यहाँ से जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वे यहाँ से मुक्त हो जाते हैं और ऐसा होने से इस परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। यानी जब भी इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इस प्रकार उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने से ये परमाणु पर धनावेश आ जाता है। ठीक इसी तरह जब भी अपन किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर इसी प्रकार के छोटे छोटे परमाणु होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाते हैं तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। प्रोटॉन की तुलना में उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं यानी प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं जिस कारण उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है और दूसरी वस्तु जिस पर ये इलेक्ट्रॉन चले गए वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है क्योंकि उन पे प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। तो आवेश कहाँ से आता है? तो आवेश का मूल कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन है। यानी उस पदार्थ के परमाणु के लेवल तक अपन जाए तो आवेशित वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। अगर किसी भी वस्तु के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है तो वो वस्तु धनावेशित है और इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। वस्तुओं को एक दूसरे में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आवेशित किया जा सकता है। धनावेश तथा ऋणावेश में ये देखा गया कि यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं जैसे
ये जो धनावेश है, जब भी कोई पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन बाहर त्यागता है तो वो धनावेशित हो जाता है। तो जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन में अल्प द्रव्यमान होता है, जिसके कारण ये धनावेशित वस्तु जो है पहले की तुलना में हल्की हो जाती है, वेट में थोड़ी सी हल्की हो जाती है, इसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक उदासीन वस्तु की तुलना में धनावेशित वस्तु जो होती है वो थोड़ी हल्की होती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि धनावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के फलस्वरूप बनती है। इसी प्रकार से अगर अपन ऋणावेश की बात करते हैं यहाँ पे, तो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप बनता है, यानी जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। साथ ही साथ जब वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। तो यहाँ तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित होती है। जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो धनावेशित होती है, साथ ही उसका द्रव्यमान घट जाता है। इसी प्रकार जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है और उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। आवेशों के व्यवहार की बात करें तो ये देखा गया कि अगर दो में समान आवेश लूं, जैसे एक धनावेश और दूसरा धनावेश, और इन दोनों धनावेशों को बिल्कुल मैं पास में रखूं, तो पास में रखने पर इनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा और ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं दो ऋणावेश लूं और इनको पास में रखूं तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि मैं एक धनावेश लेता हूँ और दूसरा ऋणावेश लेता हूँ, इनको अगर रखते हैं तो ये एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए मूल जो विधियां है वो तीन विधियां यहाँ पे मुख्य रूप से देखी जा सकती है। एक तो घर्षण से किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, एक प्रेरण से कर सकते हैं, एक चालन से कर सकते हैं। तो तीन प्रकार से अपन वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। वस्तुओं को आवेशित करने के लिए घर्षण वाला जो तरीका है उसमें क्या होता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जिससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, जिसके कारण एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। इसके विपरीत जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन अधिक आते हैं वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। दूसरा जो तरीका है वो अपन देख रहे हैं प्रेरण का। प्रेरण में क्या होता है, एक किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास में लाया जाता है, जिससे अनावेशित वस्तु में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी जब भी मैं किसी धनावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में लाता हूँ तो अनावेशित वस्तु में एक तरफ ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और एक तरफ धनावेश प्रेरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी एक ही वस्तु के अंदर दो अलग अलग किनारों पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं किसी आवेशित वस्तु को उस वस्तु के पास में लाने से। तो इस प्रकार से ये जो ध्रुवण हो रहा है, यानी दोनों आवेश सेपरेट हो रहा है और वस्तु आवेशित हो रही है, इस प्रकार से आवेशित करना प्रेरण कहलाता है। यहाँ पे जैसे अपन देख रहे हैं कि ये जो धनावेशित छड़ है इसको जब अनावेशित वस्तु के पास में लाते हैं तो यहाँ पे अनावेशित वस्तु के एक किनारे पे इलेक्ट्रॉन इससे धनावेशित छड़ से आकर्षित होकर इधर आ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित जो आयन है वो दूसरी तरफ आ जाते हैं और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं। तो धनावेश और ऋणावेश दोनों सेपरेट हो गए यहाँ पे। और अगर मैं इसमें ये जो धनावेश है इसको ग्राउंड कर लूँ तो वस्तु के ऊपर सिर्फ ऋणावेश रहेगा। तो इस प्रकार से इस वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो घर्षण से भी वस्तु आवेशित हो सकती है, प्रेरण से भी हो सकती है। इसके अलावा चालन नाम का भी तरीका है। चालन में क्या होता है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये जो वस्तु है ये पहले से इस पे कोई आवेश नहीं था और ये जो वस्तु है इस पर आवेश था। दोनों ही वस्तुओं को मैंने किसी कंडक्टिंग तार से यहाँ पे जोड़ रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं इनको कंडक्टिंग तार से यहाँ पे जोड़ा तो आवेश जो है इस आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु की तरफ ट्रेवल करके जा रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार चलकर आवेश का जाना चालन विधि कहलाती है। तो चालन विधि में क्या होता है, सीधे ही संपर्क करते हैं या तार के द्वारा आवेश का प्रवाह होता है, इसको चालन कहते हैं। प्रेरण में बिना टच किए या बिना स्पर्श किए विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये प्रेरण हो गया। घर्षण में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का सीधा स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती है। घर्षण द्वारा आवेशन में यह देखा गया कि जब भी अपन कांच की छड़ को, यहाँ पे देख पा रहे कि जब भी अपन कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े पर आ जाते हैं। इसके कारण सिल्क का कपड़ा जो होता है वो ऋणावेशित हो जाता है और दूसरी तरफ
जो कांच की जो जड़ है उससे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो ये कांच की जड़ धनावेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ धनावेशित और ऋणावेशित वस्तुओं के मैंने यहाँ पे जोड़े बना रखे हैं। यहाँ पे अपन देख रहे हैं बिल्ली की खाल को जब प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ से अपन रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लास्टिक के छड़ जो है वो ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार नायलॉन और प्लास्टिक देख सकते हैं। सूखे बाल और कंघे को ले तो सूखा बाल धनावेशित हो जाता है जबकि कंघा ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार से सेल्यूलोज एसीटेट की छड़ है उसको ऊनी वस्त्र पे अगर अपन रगड़े तो सेल्यूलोज एसीटेट की जो छड़ है वो धनावेशित हो जाती है जबकि ऊनी वस्त्र ऋणावेशित हो जाता है। प्रेरण जो होता है, प्रेरण मैंने अभी बताया कि किसी अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लाने से अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है, यानी उसके ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश जनरेट हो जाता है। इस गुण को अपन प्रेरण कहते हैं। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये एक अपन ने अनावेशित वस्तु ली है और यहाँ पे एक अनावेशित छड़ को इसके पास में लाया, एक आवेशित छड़ को इसके पास में लाया जा रहा है। तो जब ये आवेशित छड़ इस अनावेशित वस्तु के पास में लाई जाती है तो इसके वस्तु के दोनों किनारों पर विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित हो जाते हैं। तो ये कंडीशन अपन इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे देखो इधर जो है ऋणावेश और इधर धनावेश, विपरीत प्रकृति के इसमें आवेश जनरेट हो गए और विपरीत प्रकृति के आवेश जनरेट होने के कारण जब मैं इसका बाहरी वाला ऋणावेश है इसको मैं अगर ग्राउंड कर लूँ तो इसके ऊपर सिर्फ धनावेश रहेगा। तो ये इस तरह से फाइनली इस तरह का दिखेगा कि ये धनावेशित हो गया। तो प्रेरण से भी अपन वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। इसके बाद में चालन द्वारा, चालन में क्या होता है, जब भी अपन किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ टच करते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि संपर्क से पहले ये जो वस्तु थी इस पर ऋणावेश था और इधर जो वस्तु है इस पर कोई आवेश नहीं था, ये बिल्कुल उदासीन है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों वस्तुओं को किसी कंडक्टिंग तार के थ्रू यहाँ पे जोड़ रखा है तो इससे आवेश जो होता है आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु के ऊपर आ जाता है और अनावेशित वस्तु भी धीरे धीरे आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार आवेश का छल कराना या कांटेक्ट, दो वस्तुओं में कांटेक्ट करवाते हैं तो दूसरी वस्तु भी आवेशित होती है, लेकिन ये कांटेक्ट कंडक्टिंग मीडियम से होना चाहिए, यानी चालक माध्यम से होना चाहिए। दोनों के बीच में किसी धातु के तार से इनको जोड़ना है या कोई ऐसा पाथ होना चाहिए जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके, उससे अगर जोड़े तभी इसमें चालन हो पाएगा। तो चालन की विधि से भी पदार्थ को आवेशित किया जा सकता है। तीनों ही जो तरीके हैं उनको अपन एक साथ देखें तो घर्षण में रगड़ना जरूरी होता है, साथ ही विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। दो वस्तुओं आपस में रगड़ते हैं, एक पे धनावेश है तो दूसरे पे ऋणावेश आएगा। यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं कि दोनों ही वस्तुओं पे आवेश रहता है लेकिन दोनों पे विपरीत प्रकृति का रहता है। जैसे एक पे धनावेश हो गया तो दूसरे पे ऋणावेश, पहले पे अगर ऋणावेश आ गया तो दूसरे पे धनावेश। तो रगड़ने पर दोनों वस्तु सेम आवेश से कभी भी आवेशित नहीं होती, दोनों पे विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आने जाने के कारण होता है। दूसरी चीज अपन देख रहे हैं प्रेरण। प्रेरण में क्या होता है, विपरीत प्रकृति का इसमें आवेश प्रेरित होता है। जैसे एक धनावेशित वस्तु को अगर किसी ऋणावेशित वस्तु के पास में लाया जाए तो धनावेशित वस्तु के कारण ऋणावेश से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित जो भी आयंस है वो धनावेश की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो यानी विपरीत प्रकृति का जो आवेश है उसमें अट्रैक्शन होगा, यानी उसमें विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित करवाता है। ये चालन के अंदर क्या होता है, चालन के अंदर सदैव समान प्रकृति का आवेश बनता है। जैसे ये वस्तु धनावेशित है, दूसरी वस्तु उदासीन है, दोनों को टच करोगे तो दोनों ही वस्तुएं धनावेशित हो जाती है, क्योंकि धनावेश पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में सप्लाई होते हैं तो दोनों ही वस्तुओं पे सेम आवेश आ जाता है। आवेशों के अगर भौतिक गुणों की बात करें तो यहाँ पे आवेश एक प्रकार से देखा जाए तो आवेश एक सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश है, क्योंकि इसके अंदर दिशा नहीं होती। दूसरी चीज ये देखिए कि आवेश जो होता है वो स्थानांतरण के योग्य होता है, यानी आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर सकता है। स्थानांतरण की योग्यता है क्योंकि जब भी दो वस्तुओं को अपन आपस में रगड़ते हैं तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है। ठीक इसी प्रकार से दो वस्तुओं को मैं चालक तार से अगर जोड़ता हूं तो आवेश पहली वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आवेश चल सकता है, स्थानांतरण के योग्य है। संपर्क में लाने पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का आना जाना पॉसिबल है। द्रव्यमान से संबंधित होता है आवेश, तो आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी वस्तु को अपन आवेशित करते हैं
तो उसका द्रव्यमान भी आंशिक रूप से परिवर्तित हो सकता है। जब भी किसी वस्तु को अपन धनावेशित करते हैं तो धनावेशित करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब भी वस्तु में से निकलते हैं तो वस्तु धनावेशित होती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण उसके द्रव्यमान में भी थोड़ी सी कमी आती है। इसी प्रकार से जब भी वस्तु को अपन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं तो वस्तु ऋणावेशित होती है। साथ ही साथ उसका द्रव्यमान भी आंशिक रूप से बढ़ जाता है, यानी बिल्कुल कम मात्रा में बढ़ जाता है। तो बिना द्रव्यमान में परिवर्तन किए सिर्फ आवेशित अपन नहीं कर सकते। अगर किसी भी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान में निश्चित ही परिवर्तन होगा। हल्की वस्तुओं का आकर्षण, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एक कोई आवेशित वस्तु है और दूसरी हल्की वस्तु है। भले ही उस हल्की वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं है, फिर भी हल्की वस्तु जो होती है वो आवेशित वस्तु से आकर्षित हो सकती है। जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन पे कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक के स्केल को रगड़ के उस कागज की वस्तु के पास में ले जाए या कागज के टुकड़ों के पास में ले जाए तो ये टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हल्की वस्तुओं पर आकर्षण बल लग सकता है। उनमें ये बल जो लगता है वो प्रेरण के कारण लगता है। एक ये देखा गया कि आवेश जो होता है वो वेग से अप्रभावित रहता है, यानी यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उस वस्तु पर पहले जितना आवेश है गति की अवस्था में भी उतना ही आवेश रहेगा। जैसे इसके ऊपर अभी 5 कूलम आवेश है तो इसकी स्पीड चाहे कुछ भी हो, इस पर आवेश का मान 5 कूलम ही रहेगा। तो आवेश का मान वस्तु की वेलोसिटी के कारण नहीं बदलता, जबकि यह देखा जाता है कि वस्तु का द्रव्यमान वेलोसिटी के साथ बदल सकता है। अगर कोई वस्तु स्पीड से उसकी स्पीड बढ़ती है तो उसका द्रव्यमान चेंज हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वस्तु का आवेश बदले। इसके अलावा आवेश के 3 मूल गुण हैं, जिसमें योज्यता का गुण है। योज्यता के गुण से मतलब होता है कि आवेशों को अपन संख्याओं की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर +3 कूलम आवेश है। उस वस्तु को मैंने +2 कूलम आवेश और दे दिया तो वस्तु पे कितना आवेश हो गया? तो वस्तु पे हो गया 5 कूलम आवेश। इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु है, उस वस्तु पे पहले मैंने 1 कूलम आवेश दिया, उसके बाद में इस वस्तु पे मैं 2 कूलम आवेश दे रहा हूँ, उसके बाद में इस वस्तु को मैंने -3 कूलम आवेश दिया, तो वस्तु पे टोटल आवेश कितना हो गया? तो वस्तु पे टोटल आवेश 0 हो गया। यानी आवेशों को अपन संख्याओं की तरह जोड़ या घटा सकते हैं। योज्यता का गुणधर्म ये कहता है कि आवेशों को नॉर्मली संख्याओं की तरह जोड़ तथा घटा सकते हैं। जिस प्रकार धन संख्या और ऋण संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से आवेश को भी जोड़ा या घटाया जा सकता है। दूसरी चीज आती है आवेश का संरक्षण। आवेश के संरक्षण से क्या मतलब है? तो आवेश के संरक्षण से मतलब है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पे अपन भेज सकते हैं, जबकि जनरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे इसको इस तरह से अपन समझते हैं। मान लीजिए किसी निकाय में, जैसे मान लीजिए ये कोई निकाय है, इस निकाय में 2 वस्तुएं ए तथा बी, दोनों वस्तुओं पे 0 कूलम आवेश है। इस पर भी 0 कूलम और इस पर भी 0 कूलम आवेश है। जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं इस निकाय के अंदर ही, तो दोनों वस्तुओं के ऊपर विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाते हैं, क्योंकि दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो ए जो वस्तु है वो धनावेशित हो जाती है और वस्तु जो बी है वो ऋणावेशित होती है। मान लीजिए इस पे 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे +10 E आवेश आ जाता है और इस पे -10 E आवेश आ जाता है। इस प्रकार अपन देख पा रहे हैं कि शुरुआत में निकाय में कुल आवेश 0 कूलम था, और इनमें जब भी अपन ने फ्रिक्शन करवाया तो घर्षण के बाद भी निकाय के अंदर कुल जो आवेश रहा वो 10E -10E अभी भी कितना है? 0। यानी क्या हुआ कि किसी भी निकाय के अंदर जितना आवेश पहले था उतना का उतना आवेश बाद है। निकाय के अंदर भले कुछ भी हुआ हो, निकाय के अंदर आवेश एक जगह से दूसरी जगह गया है, लेकिन निकाय के अंदर अंदर टोटल आवेश जो था वो पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है। तो इससे अपन कह सकते हैं कि किसी भी निकाय के अंदर, किसी भी निकाय में आवेश का मान जो होता है वो नियत रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसको बोलते हैं
आवेश संरक्षण का गुणधर्म। एक क्वांटमीकरण का यहाँ पे गुण है। क्वांटमीकरण का गुणधर्म क्या कहता है? क्वांटमीकरण का गुणधर्म कहता है कि जब भी आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, जैसे मान लीजिए आवेश यहाँ से यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर आवेश ट्रेवल होता है, तो आवेश कंटिन्यूअसली ट्रेवल नहीं होता, मतलब लगातार आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। आवेश हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। तो आवेश लगातार नहीं जाता, जबकि टुकड़ों के फॉर्म में जाता है, और प्रत्येक टुकड़े के अंदर आवेश का मान जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश होता है। अगर यहां से यहां तक मान लीजिए कि एक पैकेट गया है, तो इस वस्तु पर आवेश का मान जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। अगर पहली वस्तु से दूसरी वस्तु पर अगर ऐसे दो पैकेट चले गए इस साइड से इस साइड, तो इसका डबल आवेश हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं जितने पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसके अनुसार दूसरी वस्तु पे और पहली वस्तु पे धनावेश तथा ऋणावेश आते हैं। यानी आवेश सदैव एक जगह से दूसरी जगह पर जब भी ट्रेवल करेगा, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, और प्रत्येक पैकेट पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश का ये जो मान है, इसको आवेश का क्वांटा या आवेश का परमाणु कह सकते हैं, और इसको जो है ई से शो करते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक एक क्वांटा गया है, तो इस वस्तु के ऊपर 1 ई आवेश आ जाता है। अगर यहाँ से यहाँ तक दो क्वांटा इसके ऊपर गए, तो इस पे 2 ई आवेश रहता था, 3 ई आवेश, 4 ई आवेश। तो जितने क्वांटा यहाँ पे जा रहे हैं, उतना ही आवेश इसके ऊपर आता रहेगा। अगर एन क्वांटा गए, तो कुल आवेश जो होता है वो एन ही हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 क्वांटा गए, तो इस वस्तु पर आवेश का मान 4 ई, 2 से 2 ई, 3 से 3 ई, इसी प्रकार से एन क्वांटा के लिए आवेश का मान एन ही हो जाता है। इस वस्तु से आवेश गया है, तो एक वस्तु पे आवेश की कमी हो गई, तो माइनस एन ही आवेश आ जाता है। दूसरी वस्तु पे एन क्वांटा है, तो प्लस एन ही आवेश आ जाता है। दोनों ही वस्तुओं पे समान मात्रा में आवेश रहता है, लेकिन एक पे धनावेश और दूसरे पे ऋणावेश है, क्योंकि जिसमें क्वांटाओं की कमी होती है, एक क्वांटा में इतना आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तो जितने क्वांटा जा रहे हैं, तो उसका गुणज कर लो। साथ ही साथ ये देखा गया कि जब भी आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये क्वांटाओं की जो संख्या होती है, यानी एन, एन हमेशा पूर्ण संख्या होती है। यहाँ से यहाँ तक जैसे कोई क्वांटा जा रहा है, तो या तो एक क्वांटा जाएगा, या 2 या 3 या 4, इसमें 3.5 क्वांटा या फिर 2.3 क्वांटा, इस तरह से नहीं जा सकते, क्योंकि क्वांटा तोड़ नहीं सकते अपन। तो जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर क्वांटा जाता है, तो क्वांटाओं की संख्या या तो एक क्वांटा होगी, या 2 या 3, इसी प्रकार हमेशा एक पूर्ण गुणक के रूप में जाएगा। तो एन जो होता है, वो एन एक पूर्ण संख्या होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश का मान जो होता है सदैव Q इक्वल टू एन ई के इक्वल रहता है, और एन एक पूर्ण संख्या होती है। यानी किसी भी वस्तु के आवेश के अंदर अगर ई का भाग लगाए, तो एक परफेक्ट नंबर आएगी। पॉइंट में कभी भी ये नंबर नहीं आ सकती। किसी भी वस्तु के ऊपर कोई भी आवेश है, उसके अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग लगा दो, तो जो भी आवेश है उस वस्तु के ऊपर, उसमें इसमें भाग लगाने पर सदैव एक परफेक्ट संख्या आएगी, पूर्ण संख्या आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे रैंडमली कोई भी आवेश मान ले, तो ये संख्या पॉइंट में आ सकती है। तो ये आवेश जो है वो ओरिजिनल आवेश नहीं होगा, ट्रू चार्ज नहीं होगा, फेक चार्ज मान सकते हैं इसको। आवेश हमेशा इसका गुणक ही होता है, और इसका इसमें भाग लगाने पर पूरी बार जाएगा। तो ये था आवेश का क्वांटमीकरण। तो इस प्रकार आवेशों के कुछ गुण पढ़े अपन ने, जिसमें आवेश जो मेजर प्रॉपर्टी है चार्ज की, एक तो आवेशों में योज्यता होती है। योज्यता का मतलब होता है कि किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है वो आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश को जब भी अपन सप्लाई करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आवेशों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जैसे संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे गणित में धन संख्या और ऋण संख्या को जोड़ते घटाते हैं, ठीक उसी तरह से आवेश को भी जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस गुण को अपन योज्यता का गुण कहते हैं। दूसरा गुण है आवेश संरक्षण का गुण। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी निकाय का
कुल आवेश संरक्षित रहता है। निकाय के अंदर शुरुआत में जितना आवेश होता है बाद में भी उतना ही होता है। तीसरा है जो क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब ये होता है कि जब भी आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। इन पैकेट्सों को अपन क्वांटा कहते हैं, इन बंडलों को क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक क्वांटा पे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और जितने क्वांटा ये जा रहे हैं, क्वांटा की संख्या के हिसाब से वस्तु आवेशित होगी। अगर वस्तु पे 10 क्वांटा गए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 10 से गुणा कर लो। अगर 20 गए तो इसको 20 से गुणा कर लो। इसी प्रकार से अगर n क्वांटा गए तो वस्तु के ऊपर चार्ज का मान जो है Q इक्वल टू एन ही हो जाएगा, जहाँ पे E का मतलब है एक क्वांटा पे आवेश और n मतलब क्वांटाओं की संख्या। अब अपन आवेश को मापने की बात करते हैं। तो आवेश का जो मापन है, इसको आवेश को नापने के लिए एक मशीन आता है जिसको विद्युतदर्शी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि आवेशों को मापने में अपन कूलम नाम के मात्रक का प्रयोग करते हैं। कूलम ऐसा ही मात्रक है। इसके अलावा आवेश के सीजीएस मात्रक भी है। सीजीएस मात्रक जिसे स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू कहते हैं। इसके अलावा चार्ज का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m0 l0 l1t m0 l0 t1 और a1। यहाँ पे t1 और a1 जो है, यहाँ पे a1 का मतलब धारा से एम्पियर में। तो जब भी धारा को अपन समय से गुणा करते हैं तो आवेश आ जाता है, क्योंकि इसके समतुल्य एक फॉर्मूला होता है कि Q बराबर IT। इस प्रकार धारा का एक फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटा T। तो यहाँ पे आवेश का मान हो जाएगा I इंटू टी, जहाँ पे धारा का मात्रक अपन देखे विमीय वो A होता है और टाइम के लिए अपन T यूज में लेते हैं, धारा के लिए A लेते हैं। तो ये इसका आवेश का विमीय सूत्र A1T1 हो जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा। M और L की वैल्यू इसमें 0 होती है। इसके अलावा ये देखा गया कि एक कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है। साथ ही आवेश के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होती है, ठीक है। उसमें एक EMU की वैल्यू 10 कूलम के इक्वल होती है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है जिसे अपन स्टेट कूलम कहते हैं, उसकी वैल्यू 1/3 इंटू 10⁹ कूलम के इक्विवेलेंट होती है। आवेशों को नापने के लिए अपन विद्युतदर्शी उपकरण का प्रयोग करते हैं। विद्युतदर्शी उपकरण चित्रानुसार होता है। इसके अंदर एक कांच का पात्र होता है जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक कांच का पात्र है और इसके अंदर ऊपर जो है एक डिस्क लगी हुई है। ये जो डिस्क है इसकी जगह धातु की घुंडी भी हो सकती है या बॉब भी हो सकता है। नीचे यहाँ पे इसके अंदर एक छड़ दी हुई है। ये जो छड़ है, इस छड़ धातु की घुंडी से होते हुए बोतल के अंदर से इस तरह से एक छड़ निकली हुई है। छड़ के नीचे जो है सोने की पन्नी होती है जो इस प्रकार से शेप में लगी हुई होती है और ये पूरी व्यवस्था जो है कांच की बंद बोतल में होती है। इस प्रकार का ये उपकरण है, इसको अपन विद्युतदर्शी उपकरण कहते हैं। और इस उपकरण का यूज क्या है? इस उपकरण का यूज है कि इस उपकरण की सहायता से अपन कोई वस्तु आवेशित है या आवेशित नहीं है उसका पता कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे ये कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, तो इसके पास में मैं मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु ले जाता हूँ। जब भी मैं इसके पास में एक कोई आवेशित वस्तु ले जाकर टच करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई आवेशित वस्तु ले गया इसके पास में, और जैसे इस आवेशित वस्तु को इसके साथ टच करता हूँ तो यहाँ पे ये धातु की जो घुंडी या धातु की डिस्क है उसके अंदर ये आवेश आ जाता है और आवेश यहाँ से होता हुआ इस छड़ से होता हुआ इसके अंदर नीचे की तरफ आ जाता है और आकर यहाँ जो ये दोनों ही पन्नियां हैं इन पन्नियों के ऊपर फैल जाता है। और दोनों ही पन्नियों पर अगर समान धनावेश है तो धनावेश के कारण ये पन्नियां प्रतिकर्षित होकर दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं यहाँ पे एक पन्नी इस साइड में और दूसरी पन्नी इस साइड में प्रतिकर्षित हो जाएगी और साथ ही यहाँ पे इन दोनों पन्नियों के बीच में जो कोण है उस कोण का मान बढ़ जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ से अपन इस छड़ को इसके पास टच करते हैं तो पन्नियां यहाँ से फैल जाती है। तो जैसे इसको टच करने पर पन्नियां फैल रही है इसका मतलब इस वस्तु पर आवेश है। और अगर इस वस्तु को टच करने पर पन्नियों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब वस्तु पर कोई आवेश नहीं है। तो इसकी हेल्प से अपन वस्तु आवेशित है या नहीं है उसका पता कर सकते हैं। साथ ही अगर ये जो है इसके ऊपर अगर मैं ऋणावेशित छड़ को इसके साथ टच करूं तो ऋणावेश इसके अंदर चला जाएगा और दोनों ही पन्नियों पर ऋणावेश फैलेगा। तो इस बार भी ऋणावेश के कारण प्रतिकर्षित हो जाएगी।
तो पत्तियों में प्रतिकर्षण हो जाएगा और इस प्रकार से ये वाली जो स्थिति है, इस तरह से पत्तियां इस तरह से दिख सकती है ऐसे। तो दोनों धनावेश हो या फिर दोनों ऋणावेश हो, दोनों ही स्थिति में अपन देख रहे हैं धनावेश हो या फिर ऋणावेश हो, पन्नियां दूर जाएगी। लेकिन अगर इस के ऊपर जो भी वस्तु अपन टच कर रहे हैं उस पर कोई आवेश नहीं है तो पन्नियां बिल्कुल ऐसे सीधी रहेगी। तो विद्युतदर्शी उपकरण की सहायता से अपन किसी भी वस्तु के आवेशित होने का पता कर सकते हैं। पूरे पार्ट में आज अपन ने पढ़ा आवेश के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? तो स्थिर वैद्युतिकी स्थिर आवेशों के अध्ययन की जो शाखा है भौतिक विज्ञान में उसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अपन ने उपयोग पढ़े, साथ ही साथ आवेश पढ़ा। आवेश पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण स्थिर वैद्युत बल लगता है। फिर अपन देख रहे हैं कि आवेशों का अपन ने प्रकार पढ़ा था। प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। धनावेश इलेक्ट्रॉन त्यागने से बनता है और उसका द्रव्यमान कम होता है। इसी प्रकार ऋणावेश जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनता है और उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करता है। वस्तुओं को आवेशित करने की विधियों के बारे में अपन ने पढ़ा। तो वस्तु को आवेशित करने की यहाँ पे 3 विधियां है, घर्षण, प्रेरण और चालन। घर्षण में दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाने से दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है विपरीत प्रकार से। प्रेरण में अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास में लाने पर अनावेशित वस्तु में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। चालन में अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु को किसी चालक तार से जोड़ते हैं जिससे अनावेशित वस्तु भी आवेशित होती है। तो ये 3 विधियां पढ़ी। इसके अलावा आवेश के कुछ गुण पढ़े। आवेश में संरक्षित होता है, किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, न तो उत्पन्न कर सकते हैं यानी नष्ट कर सकते हैं। क्वांटमीकरण का गुणधर्म पढ़ा। क्वांटमीकरण के अंतर्गत ये माना जाता है कि जब भी आवेश एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है जिन्हें अपन क्वांटा कहते हैं और इस सिद्धांत को क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा अपन ने ये देखा कि आवेश अदिश राशि होती है तथा वेग से अप्रभावित होती है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा आवेश को नापने के लिए। तो आवेश को मेनली जो है ऐसा ही मात्रक इसका कूलाम होता है। विमीय सूत्र इसका m0 l0 t1 a1 होता है। साथ ही साथ इसको नापने के लिए अपन जो भी उपकरण यूज में लेते हैं उसे अपन विद्युतदर्शी उपकरण कहते हैं। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर समाप्त